या फिर हमने क्या बोला था, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हमने क्या बोला, चार्ज होलो स्फीयर, चार्ज होलो स्फीयर। इनमें बात चल रही थी शायद हमारी, इसमें कहीं डाउट आया था क्या? हमने कहा किया था इसमें, ये मेरे पास होलो स्फीयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं मेरे पास O है, यानी सेंटर O, रेडियस R है, और इसके सरफेस पर चार्ज गिवन है। डेंसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सिग्मा। चार्ज हो जाएगा टोटल Q। तो कहाँ कहाँ फाइंड करना था हमें, इनसाइड पर, सरफेस पर और आउटसाइड पे। इस वाले पे कहीं कोई डाउट आया क्या? कैसे करेंगे इसको? इसके लिए हमने क्या कहा था, सपोज मानिए अगर इनसाइड पे रखना है, ये पॉइंट P मानना पड़ेगा, और ये पॉइंट P जब हम मानेंगे तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा। ये एक सरफेस कैसा कहलाएगा आपके पास, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। कोई भी जो चार्ज होगा वो कहाँ है, इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फ्लक्स पे ध्यान दिया जाए, अगर फाई ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनसाइड पर, 0। क्या ये बात क्लियर है, नहीं है? इसमें कहीं कोई डाउट है? आज देखिए लास्ट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज कुछ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी आज, थोड़ी टफ चीजें होंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ में ही नहीं आई, इनसाइड पे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक। और अगर देखा जाए सर, आउटसाइड पे अगर बात की जाए, तो आउटसाइड में एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, कौन सा, P। और आउटसाइड पे अगर हम लेते हैं, इस तरीके से हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ की जाएगी। और अब बताएं जरा, इस पॉइंट P पर ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास, Q। तो क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? एंगल अगर आप हर जगह देखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, आउटसाइड। ऐसे यहाँ छोटा सा एरिया कट कर लीजिए, ये dA वेक्टर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, तो थीटा कितना, 0। तो यहाँ से अगर आप हटाएं EDA cos थीटा, EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा की वैल्यू हो जाए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। क्लोज इंटीग्रेशन EDA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर है? ये बात आई नहीं आई? अच्छा जी, अब जरा E बाहर ले लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, r, और एरिया किसका लेंगे हम, गॉसियन सर्कल। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज कितना हो गया, Q मान लीजिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या बात समझ में आई नहीं आई? क्या बात क्लियर है? और अगर मैं सरफेस पे देखूं, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल R। अगर सरफेस पे बात की जाए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही बात है। और अगर इसको हम सिग्मा में चेंज करें, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। पुट करेंगे अगर हम सरफेस पर, तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। r स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैसे, कितना मिलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ तक पूरी बातें याद है, नहीं है? इसमें बताएं कहीं कोई डाउट है क्या? बिल्कुल आ गया था ये। अच्छा, इसके अलावा जो हमने बताए थे 3 फॉर्मूले, सरफेस पर रेशियो निकालना आ गया था, E1 E2 का रेशियो, जब चार्ज कांस्टेंट हो, सिग्मा कांस्टेंट हो, या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल अभी आगे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वही है। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब जरा फिर से जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं में सारी चीजें घूमनी है। अच्छा बताइए, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0।
अच्छा, सरफेस पर अगर हम बात करें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो रहेगा, या फिर इसको हम बोलेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड पे बात करें जरा तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? तो यहां पर अगर देखें E आउटसाइड पर तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पर। देखिए 4 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब जरा ग्राफ बना लीजिए, ये मेरे पास सपोज मानिए हॉलो स्फीयर और ये सेंटर, ग्राफ फॉर्म कर लीजिए किसके बीच में? आर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये वाली वैल्यू कौन सी कहलाएगी? यहां पर देखिए, यहां पर आर इक्वल टू 0, यहां पर आर इक्वल टू आर, और यहां पर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब बताएं इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। तो यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? अच्छा, मैक्सिमम कहां मिलेगा? मैक्सिमम कहां मिलेगा? सरफेस पर। क्यों मिलेगा सरफेस पर? क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज भी कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा रहेगा आपका? मैक्सिमम। क्यों रहेगा मैक्सिमम? क्योंकि सारी वैल्यूज कौन सी है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। क्यू भी कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। और जब सब कांस्टेंट होगा तो वहां पे वैल्यू कैसी रहेगी आपकी? मैक्सिमम रहेगी। वैल्यू कैसी रहेगी यहाँ पर? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आएगा तो ये आ गया आपका मैक्सिमम। देन उसके बाद देखिए आउटसाइड पे क्या हो रहा है? आउटसाइड पे किस बात पे डिपेंड कर रहा है वो? डिस्टेंस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता हुआ जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये कैसा बन जाएगा? इस तरीके। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया? इनसाइड पे देखिए, यहां से लेकर के इनसाइड पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस पे कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। क्यों हो जाएगा मैक्सिमम? हर वैल्यू यहाँ पर कैसी है? कांस्टेंट। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये बनता जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्सली 1 बाई आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है? ग्राफ फटाफट नोट करें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें हम इस वाले में। इससे पहले वाला भी हो गया है जिसमें तुम्हें डाउट था। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। मैं सेंटर कह रहे हैं, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यूज कैसी रहती हैं? कांस्टेंट वैल्यू। सारी वैल्यूज कैसी हैं यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ में नहीं है? और जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती भी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो 0 से लेकर के आर मतलब सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0 आ गया। मैक्सिमम कहाँ हो गया? सरफेस पर। उसके बाद ये आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर की तरह ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। अरे ये बात समझ में ही नहीं।
आगे बढ़े। वो तो पहले कल वाली बात है, ये सब कल वाली बात। यहाँ से स्टार्ट, चैप्टर खत्म है भाई आज ये। बढ़े आगे। गंगा भैया, दादा, चलिए ये बात स्टार्ट भी नहीं हुई। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी पे। अरे ये बात क्लियर भी नहीं हुई, करना आप ही को है, हमें कुछ नहीं करना है। वी हैव, अरे इधर सुन लो भाई, वी हैव टू कंसेंट्रिक सेल, टू कंसेंट्रिक सेल of radius A and B, A and B, a small cell having plus Q charge and big cell connected with earth, then find इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जी, मेरे पास दो सेल है, एक छुटका वाला सेल और एक बड़का वाला सेल। ये दो सेल मेरे पास है, ये सेंटर इसका O, ये रेडियस A है, ये रेडियस B है। मुझे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मुझे इस पॉइंट A पे बताना है, मुझे यहाँ B पे बताना है, मुझे यहाँ C पे बताना है, और ये आउटर वाला कहाँ कनेक्ट हो गया, अर्थ पर। अर्थ की सारी कहानी बता चुके हैं शायद, अर्थ की सारी बातें कर चुके हैं। इस पे चार्ज कितना है ये भी बता दे रहे हैं, इस पे चार्ज प्लस का Q है। अब बताएं O पे कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड A पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड B पे कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड C पे कितना होगा। अर्थिंग के कारण क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। तो इस बड़े वाले पे चार्ज कितना होगा, 0। सेल है ये, सेल मतलब एज ए फुटबॉल, तो फुटबॉल अगर है तो इस पे कितने सरफेस मिलेंगे, 2, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। और कनेक्ट कहां से हुआ ये, आउटर वाले से, तो इनर में तो चार्ज मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस का Q। क्यों मिलेगा माइनस का Q, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। भूल गए क्या ये, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, आउटसाइड। तो इस पे जितना भी चार्ज होगा नेगेटिव वाला वो कहां की ओर जाएगा, अंदर की तरफ। यहां चार्ज कितना मिल जाएगा, माइनस। अब कुछ चार्ज यहां बचेगा इस सरफेस पर, लेकिन वो सरफेस से कहां चला जाएगा, इससे ग्राउंड से होता हुआ कहां, अर्थ पे चला जाएगा। मतलब इस अर्थ से होता हुआ कहां चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। क्या बात समझ में आई नहीं आई, अरे इंडक्शन समझ में आया नहीं आया, बार बार समझाया आपको। अगर सपोज मानिए इंडक्शन क्या था, ये था एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी है कोई, तो ये क्या करता था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी क्या करेगा, ये सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर क्या बचेगा इसका, पॉजिटिव। भूल गए हैं, परसों ही टेस्ट है, क्या बात समझ में आई नहीं आई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यही पॉजिटिव यहाँ रखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर हम ग्राउंड के साथ अर्थिंग कर देंगे, तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये सब कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में। कहाँ चला जाएगा सब, अर्थिंग में। तो कितना बचेगा इसमें, सिर्फ ये नेगेटिव नेगेटिव वाला ही तो बचेगा, ये पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई,
और यहाँ पर इसमें क्या लग गया मेरे पास, ग्राउंड या अर्थिंग। क्या ये बात समझ में नहीं आई? इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस वाले को रिमूव करेंगे तो इस पूरी बॉडी में चार्ज कैसा आ जाएगा, नहीं, अरे यही तो इंडक्शन है, यही तो इंडक्शन है। तो आप याद रखो, ये आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो इसके कारण क्या होगा, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। अरे ये बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? और ये इनिशियली कैसा है, अभी न्यूट्रल है, ये इनिशियली कैसा है, न्यूट्रल है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ होगा तो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ की ओर भागेंगे, अंदर की ओर भागेंगे। कहाँ की ओर जाएंगे, अंदर की ओर। जब ये अंदर की ओर जाएंगे तो अंदर पे चार्ज कितना मिल जाएगा, माइनस का क्यू, और बाहर कितना मिल जाएगा, प्लस का क्यू। यह बात समझ में नहीं है? अब बाहर वाले को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, अर्थ से, तो ये प्लस का क्यू कहाँ, अर्थ में। तो बाहर कोई चार्ज मिलेगा क्या, नहीं, बाहर वाला चार्ज कितना हो जाएगा आपका, जीरो। यहां वाला आउटर वाला चार्ज कितना, जीरो। इनर वाला चार्ज कितना, माइनस। अरे बात समझ में नहीं आई? अरे वो भी भूल गए, एक फॉर्मूला कराया था अगर याद हो, क्यू इंड्यूसिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंड्यूस्ड, सॉरी क्यू इंड्यूस्ड, क्यू इंड्यूस्ड माइनस ऑफ क्यू इंड्यूसिंग। याद आया या नहीं आया, 1 - 1/SLSR। अरे ये भी फॉर्मूला याद आया नहीं आया? इसमें एप्सिलॉन आर को क्या मान के चले थे, कंडक्टर होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो जितना इंड्यूस होगा उतना ही इंड्यूसिंग होगा। भूल गए भाई साहब, तो उड़े पड़े हैं। अरे ये समझ में आया नहीं आया, ये इंडक्शन मेथड समझ में आया नहीं आया? अंदर इस पे कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण इंडक्शन कारण इसमें कितना आ जाएगा, अंदर की ओर नेगेटिव, बाहर की ओर कितना, प्लस का पॉजिटिव। लेकिन ये किससे कनेक्ट हो गया, अर्थ से, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ, अर्थ में। क्या बात समझ में? तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कहाँ मिलेगा हमें, इनर वाले सरफेस। अरे ये बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब बताएं, ए पॉइंट पे बताएं कितना होगा, सॉरी ओ पे बताएं, ओ पर बताएं कितना होगा, ओ पर बताएं कितना होगा, अरे ओ पर बताएं कितना होगा, जीरो क्यों होगा, जीरो होगा लेकिन क्यों होगा, इनसाइड है, बहुत बढ़िया। पहले वाले शेल का क्या है, इनसाइड, दूसरे वाले सेल का भी क्या है, इनसाइड, और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पर पहले वाले के कारण कितना, जीरो, दूसरे के कारण भी जीरो, तो टोटल कितना। अरे बात समझ में ये नहीं आई, अरे बात क्लियर है नहीं है? ओ पॉइंट क्या है, पहले वाले सेल के लिए भी इनसाइड, आउटर वाले के लिए भी क्या है, इनसाइड, और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। अच्छा ए पे बताएं, ए पे कितना, ए पे कितना, जीरो। ए पे भी जीरो, क्यों जीरो, पहले वाले के भी इनसाइड, बाद वाले के भी इनसाइड पे है, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। तो ये फिर से जीरो प्लस जीरो, टोटल कितना। अरे बात क्लियर भी नहीं हुई, अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे अभी तो कराया भाई, ये देखिए इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। आउटसाइड पे कितना, ई यानी कि Q/4πε0, ये आपके पास आर स्क्वायर, यही तो होगा आउटसाइड पर। आउटसाइड पे किसकी डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये बात क्लियर है नहीं है? सरफेस पे क्या रहेगा, उसी का जो उतना रेडियस है उतना। चलिए आगे आइए, अब बताएं बी पर, बी पर बताएं, बी पर, बी पर बताएं किसके कारण लगेगा, पहली बात, छोटे वाले या बड़े वाले कारण, छोटे वाले कारण। या बड़े वाले कारण यहाँ पे कितना, जीरो रहेगा। क्या ये बात समझ में नहीं आई? क्योंकि बड़े वाले के कहाँ है, अंदर है, जब अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट छोटे वाले के बाहर है, तो बाहर है तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर बी। कोई डाउट इसमें, डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, ये आर बी। तो कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, के हो जाएगा। अच्छा पूरा उठा ले, ये देखिए 1/4πε0 कितना, आर बी का स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा, क्यू। अरे हाँ है ना, अरे ये बात क्लियर है नहीं है? लेकिन दूसरे वाले के लिए किसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक इसके क्या है, इनसाइड पर।
अरे ये बात समझ में नहीं। अब आ जाओ बाहर वाले की, सी के लिए बताएं। सी के लिए क्या दोनों के कारण मिलेगा, है ना? एक है पॉजिटिव का क्यू, एक है अगर पॉजिटिव का है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा, यहाँ, इसे ई है मान लेते, और ये नेगेटिव है तो कहां मिलेगा, अंदर की तरफ, इसको क्या मान लेते हैं हम, ई भी मान लेते हैं। क्या बात समझ में आई नहीं है? क्या ये बात क्लियर है नहीं है? अच्छा जी बताओ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो प्लस माइनस चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या चलेगा, प्लस माइनस, ये रहेगा प्लस और ये कितना हो जाएगा, माइनस। आइए जरा पहले वाले के लिए बताइए कितना हो जाएगा, ये q अपॉन 4 पाई, क्या सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लेते हैं इसका rc, तो पहले वाले छोटे वाले का सेंटर ये रहा o से डिस्टेंस कितनी हो गई, rc, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rc का स्क्वायर। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? अब आते हैं इस वाले के लिए, EB प्लस या माइनस, माइनस में, चार्ज इसमें भी कितना है, Q, अपॉन में कितना, अच्छा बड़े वाले का सेंटर भी यही पॉइंट है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी, RC, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC का स्क्वायर। क्या वैल्यू फिर से जीरो हो गई, क्या वैल्यू फिर से जीरो हो गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सारी बातें क्लियर हुई है नहीं हुई? एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके पास, इंडक्शन समझ में आया नहीं आया? पहले चार्ज, पहले गोले पे कितना चार्ज था, Q, फिर दूसरे वाले गोले पे इंडक्शन पे इनर वाले पे कितना हो जाएगा, माइनस, बाहर वाला कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का Q, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, अर्थ, तो ये एक्सेस चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, तो बाहर चार्ज कितना आ जाएगा, अब क्या, जीरो, तो अब अंदर कौन सा बचा, माइनस Q, तो इसी करंट को निकालेंगे, इस पे हो गया प्लस Q, इस पे हो गया माइनस Q, पहले निकाला O पर, तो O क्या है, दोनों ही सेल के इनसाइड पर, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ए भी पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों के इनसाइड पर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बी क्या है आपका, छोटे वाले के आउटसाइड, छोटे वाले के बाहर, बट बड़े वाले के अंदर, तो इस पॉइंट पे किसके कारण मिलेगा, सिर्फ छोटे वाले के कारण, डिस्टेंस मान लेते हैं आरबी है, तो हो जाए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरबी का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? लेकिन बड़े वाले के लिए क्या है, ये इनसाइड पर है, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, बाहर पहुंच जाइए सी पर, सी पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए छोटे वाले गोले के लिए भी आउटसाइड और बड़े वाले गोले के लिए भी कितना है, आउटसाइड, पॉजिटिव के कारण लग रहा है तो ये आउटसाइड चला गया, नेगेटिव के कारण है तो कहां हो जाएगा, ये इनसाइड पे आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बाहर वाला ई ए ये जो है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RC का स्क्वायर, क्यों ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन पे, पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं, आप सिर्फ ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन पर है इसलिए यहाँ पर है, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो माइनस का ये, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का सेंटर एक है और एक ही पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी, तो वैल्यू आपके पास टोटल कितनी आ जानी है, जीरो आ जानी है। अरे ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात समझ में नहीं आई? फटाफट नोट करें, चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, हम बार बार बता रहे हैं, समझदारी से काम करिएगा। कौन सा, सी वाला, ये वाला, इसके आउटसाइड और इसके भी कहा है, आउटसाइड, और आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भैया कितना, ये रहा ना q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सॉरी ये है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये r स्क्वायर है ना, तो ये r का मतलब क्या कहलाता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, o से यहाँ c की डिस्टेंस कितनी मान ली है, rc मान ली, तो ये छोटे वाले गोले का सेंटर भी o है, o से डिस्टेंस rc है, बड़े वाले गोले का सेंटर भी कहाँ है, o है, o से डिस्टेंस फिर से कितनी है, rc है, इधर है,
कुछ आया नहीं आया मित्र? क्या बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचे, सेकेंड लास्ट टॉपिक। बातें थोड़ी सी कम है ना, अब हम फिर पूछ देंगे। मजाक थोड़ी ना चल रहा, फिजिक्स चल रही है भाई, है? फिर आता नहीं है, फिर कहते हो आया नहीं। और अगर ये फिजिक्स नहीं आई तो फिर कुछ ना होने वाला है। 12th की फिजिक्स आसान है, चीजें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट में अगर बात चल जाए तो बात बन सकती है। ट्वेल्थ की फिजिक्स की गारंटी लेते हैं। अगर आपके पास 45 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे, 30 नहीं तो 28 से 32 के बीच में ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ना मिले तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आगे हमें बता दीजिएगा कि आपने 12th में इतना पढ़ा है और आपका एक क्वेश्चन ये नहीं आया, हम भी मान जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं है। आपको ये भी कह रखा है जो मॉड्यूल आपको यूज करने हैं वो कर लीजिए, जो बुक यूज करनी है वो कर लीजिए, क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो आपका फॉल्ट है, वो हमारा फॉल्ट नहीं है। एक बार नहीं आएगा आप पूछिए, 2 बार नहीं आया पूछिए, बात करते रहोगे फिर कुछ नहीं होने वाला। लगना पड़ेगा भाई, बिना लगे काम नहीं बनता है। चलिए स्टार्ट करें। अब एक और आते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन है, पहले ही बता रहे हैं, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। हमें पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमने इसको शेल नहीं बोला है, हमने डायरेक्ट क्या बोल दिया है? स्फीयर बोल दिया, हमने शेल नहीं बोला है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है। ये कैसा है? सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब इसके हर जगह पे क्या होगा? चार्ज होगा, हर जगह चार्ज होगा। सॉलिड है तो कहां मिलेगा? हर जगह चार्ज मिलेगा। तो अगर हम इसको बनाएं, इसको अगर बनाते हैं, ये बना आपके पास, ये रेडियस मान लीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास O, ये रेडियस हो जाएगा आपके पास R, और हर पॉइंट पे क्या है आपके पास? चार्ज, हर पॉइंट पे चार्ज है। इस तरीके से ये चार्ज है, और टोटल चार्ज मान लेते हैं कितना है इसमें? Q। डेंसिटी कौन सी? रो। आई बात समझ में नहीं आई? अब इस सॉलिड स्फीयर के कारण हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे निकालेंगे? 3 जगह, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। पहला निकलेगा सपोज मानो इनसाइड, दूसरा निकलेगा सरफेस, और तीसरा कैसा हो जाएगा? आउटसाइड। अरे ये बात क्लियर है नहीं है? अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट पे आओ जरा। अगर एक गॉस थ्योरम पे बात करो, गॉस थ्योरम पे हमने क्या कहा था? एक बेसिक चीज है, ये मेरे पास सरफेस है, बाहर चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, बाहर चार्ज भरे पड़े, ऐसे चार्ज भरा पड़ा है बाहर रखिए, ये गॉसियन सरफेस है याद रखिएगा, और इसके अंदर भी चार्ज भरा पड़ा है, ठीक। और इस वाले चार्ज की वैल्यू है Q1, और बाहर वाले चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q2। ये बात समझ में आई नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनेगा? Q1 के कारण या Q2 के कारण? Q1 के कारण या Q2 के कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगा? Q1। क्या बात समझ में ही नहीं आई? गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा मुझे उसी के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना है क्या हमें? नहीं। क्या बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? यही बात यहाँ पर भी चलेगी। क्या बात समझ में ही नहीं आई? ये देखिए पूरा चार्ज Q है, चार्ज डेंसिटी कितनी? रो है, तो इसका रेडियस कितना है? R है। अगर मैं रेडियस का रो निकालूं डेंसिटी तो कितना निकलेगा? Q अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हो जाएगा भाई इसका? 4/3 पाई R क्यूब। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है नहीं है? पहले ये बात पता है, ये रो समझ में आया नहीं आया? टोटल रो कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या बात क्लियर? अगर मैं छोटा छोटा पार्ट कट करूं, यहां से बहुत छोटे छोटे पार्ट कट करूं, तो क्या रो में चेंज आएगा? क्या कोई रो में कोई चेंज आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू में जितना चेंज आ जाएगा उतना ही चेंज किस में आ जाएगा? वॉल्यूम में आ जाएगा।
फिर हम डिवाइड करेंगे तो रो तो हमेशा सेम ही रहेगा, डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? ये दो बातें क्लियर भी नहीं हुई। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उतने के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और दूसरी बात, मैं जितना भी पोर्शन इसमें से कट कर लूं उसके लिए रो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि चार्ज की वैल्यू कम होगी तो एरिया, इसका वॉल्यूम भी तो कम होगा। चार्ज कम, उसी रेशियो से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो रो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तुम दोनों, रो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या बात समझ में नहीं आई? चलिए इनसाइड पे निकालते हैं। सबसे पहले कहां पर, इनसाइड पे निकाल। इनसाइड के लिए क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। इनसाइड के लिए फिर से हम बनाते हैं। ये मेरे पास गोला हो गया और इस गोले पे ये सेंटर O हो गया, ये पॉइंट P मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R हो, और टोटल चार्ज भरा पड़ा होगा इधर। इस तरीके से टोटल चार्ज भरा पड़ा है। और गॉसियन सरफेस का इस P पॉइंट से होता हुआ ही तो मानेंगे, अरे हाँ या ना? और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, R। अब मुझे ये डिस्टेंस R है तो मैं कहूंगा R इज लेस देन R। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, इनसाइड आउटसाइड नहीं बताएगा। वो कहेगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, स्मॉल r इज इक्वल टू R, या स्मॉल r इज लेस देन R। जब स्मॉल r इज लेस देन R इसका मतलब कहां पर बात चल रही है, इनसाइड। कहां बात चल रही है, इनसाइड। क्या बात समझ में नहीं आई? अब इनसाइड पे ध्यान दो, फॉर्मूला लगाओ जरा। यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस बन गया है, गॉसियन सरफेस। फॉर्मूला लगाइए जरा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अरे बात समझ में ही नहीं आई? ये बात क्लियर है नहीं? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और इसके लिए एरिया वेक्टर भी कहाँ, बाहर। तो यहाँ तो थीटा जीरो, ये तो हर जगह जीरो होगा भाई, इसको तो देखना ही नहीं है आपको। ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो ये हो जाए क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, यहां तक बात समझ में ही नहीं आई। और अब आएगा क्या, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। वैल्यू पुट करें, ई यूनिफॉर्म में तो बाहर आएगा। एरिया कितना, ए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? अब क्यू इनसाइड बताएं कितना, टोटल कितना है यहाँ पर, क्यू, डेंसिटी कितनी है, रो। क्यू इनसाइड बताएं कितना होगा, क्यू इनसाइड कितना होगा, कैसे निकलेगा? देखो क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड पे ध्यान दीजिए। हमने आपसे क्या कहा, रो हमेशा सेम ही रहेगा, तो हमें चाहिए क्यू इनसाइड अपॉन कितने वॉल्यूम पर फैला है, ये कितने वॉल्यूम पे फैला है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इतने में ही तो फैला है ये। अरे बात समझ में ही नहीं आई? मुझे कितना चार्ज चाहिए जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, और ये गॉसियन सरफेस कितना रेडियस मारा हुआ है, आर, स्मॉल आर। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, 4/3 पाई। ये बात समझ में ही नहीं आई? क्यू इनसाइड समझ में आया नहीं आया? अगर मैं क्यू इन रखूं तो ये वैल्यू जाएगी रो 4/3 पाई आर क्यू। क्या ये बात समझ में आई नहीं है? अरे इतनी सी बात क्लियर है नहीं है? क्यू इनसाइड क्लियर हुआ नहीं हुआ? उठा के पटको जरा, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में कितना, एप्सिलॉन। क्या कैंसिल आउट होगा, क्या कैंसिल आउट होगा, 4 पाई आर स्क्वायर से चला जाएगा, ये कितना, 1 टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और कितना बचेगा, आर। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आई नहीं आई? अरे कोई डाउट इसमें फिर से बताएं। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के कहां निकालना है मुझे, इनसाइड पे निकालना है। तो इनसाइड पे किस पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये पी पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट पी है। कितनी डिस्टेंस मान लेंगे सेंटर से, स्मॉल आर। तो हमने आपको दो बातें बताई। पहली बात, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड से कोई भी लेना देना नहीं है। पहली चीज आपको ये समझाई थी। दूसरी बात क्या समझाई, कि आप चाहे जितना भी पोर्शन कट कर लीजिए रो में चेंजमेंट नहीं आएगा, डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि चार्ज चेंज होगा तो उसी हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। फिर काटा पीटी करेंगे रो ही आएगा, चाहे आप इसके 10 पार्ट कर लो चाहे इसके 20 पार्ट कर लो। क्या बात समझ में आई नहीं है? अब हमने यहाँ पर पी पॉइंट बनाया
तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला स्टार्ट किया। ये डीए किसका एरिया, डीए किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया। अरे याद आया नहीं आया, ये डीए किसका एरिया, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ई डीए कॉस जीरो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन, ये हो गया ई डीए कॉस जीरो क्यू इनसाइड। डीए किसका एरिया 4 पाई आर एस। क्यू इन कैसे निकालेंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितना भी चार्ज होगा वही तो हमें निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला देखो, रो इज इक्वल टू किसके लिए निकालना है, इस क्यू इन के लिए निकालना। जो यहाँ पर Q1 है वही यहाँ पर Q इन है, अपॉन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई, रेडियस कितना है इसका r, तो 4/3 पाई r की। तो Q इन की वैल्यू आपके पास ये आ गई। Q इन की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जो काटा पीटी कट रहा है कटेगी, और ये वैल्यू आ गई। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अरे यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? आप चाहो तो इसको क्यू पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो रो की वैल्यू है, ये वाली कहाँ गई, ये वाली रो की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो भी आपको एक और वैल्यू मिल जाएगी। आप लिखिए, हम कर दे रहे हैं। अरे यहाँ तक आया नहीं है ये बात आई है नहीं आई? चलिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर E इज इक्वल टू रो की जगह लिख दूं मैं यहाँ पे टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर हो जाएगा r, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज k, हो जाएगा k क्यू आर अपॉन का आर क्यूब। याद रखिएगा, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये भी फॉर्मूला बना इसका, के क्यू आर बाई आर क्यूब। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे बात क्लियर हुई है नहीं हुई? हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी करा सकते थे, लेकिन आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, तभी दिमाग चलेगा। इनसाइड वाला ही टफ है इसका, बाकी कोई टफ नहीं है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है क्या? तो पक्का आ गया ना ये? एक बार जरूर कर लीजिए घर पे एक बार बैठ के इसको। कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाई आर क्यू। ये चार्ज के टर्म्स पर है, ये डेंसिटी के टर्म्स पर है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, के क्यू आर बाई 3 के क्यू आर बाई एप्सिलॉन। जहां जरूरत होगी वही डेरिवेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहाँ अटके हैं बेटा, बताओ बताओ दो दो। अरे रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम ना, ये कंफर्म है। क्या क्या यहाँ पर रो की वैल्यू रख दी, रो कितना रहेगा टोटल वाला ना, ये रो की वैल्यू उठा के रख दी। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और वैल्यू आपके पास ही आई, के क्यू आर बाई आर क्यू, के क्यू आर बाई आर। यही न्यूमेरिकल था आपके इसमें, यही क्वेश्चन था। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था उसने, दोनों ही बता दिए हैं आपको।
क्लियर ये बात? आगे बढ़े, बस यही टफ था, इसके अलावा टफ नहीं, इतना परेशान ना हो, इसके अलावा टफ नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और लिख लीजिए, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ बनाने में काम आएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं हाँ लीनियर, लीनियर लीनियर। अरे ये बात क्लियर है, फिर से समझा दें क्या इसको? देखो दिमाग में फिट करना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करना चाहो, बिना करे काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, ये बात सही है। कभी कभी न्यूमेरिकल हो सकता है आड़ा तिरछा आ जाए, तो वहां पे आपके लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके लिए यूजेबल है, लेकिन कहाँ से निकला ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये सॉलिड के लिए। चले आइए, आउटसाइड वाला तो बहुत ईजी है, आउटसाइड वाले में कुछ नहीं है, आउटसाइड वाले में कुछ भी नहीं है, करिए करिए करिए। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, के, ये वही के है, ये वाला के वही है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोल दिया है, के बोल दिया। क्या बात क्लियर है? ये बात समझ में ये नहीं आई? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कौन सा चाहिए, आउटसाइड वाला, अब हमें कौन सा चाहिए, आउटसाइड के, आउटसाइड के लिए तो कुछ है ही नहीं, अब बाकी इसमें अब कुछ नहीं बचा है, जो बदतमीजी थी वो पहले वाले में थी। ये देखिए, ये सेंटर आपके पास ओ है, ये रेडियस कितना है आपके पास आर है, और आउटसाइड पे चाहिए पी पॉइंट। तो सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस, ये रहा गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज क्यू, ये रो, और ये डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, आर। ठीक, अब निकालो जरा, फॉर्मूला यूज करिए, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, एंगल तो हमें पता ही कितना रहेगा, जीरो, ये हो जाएगा ई डी इज इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, ई बाहर, एरिया बताए भाई फोर पाई आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड बताए कितना, टोटल का क्यू, क्यू इनसाइड क्या पूरा ही तो आ गया अंदर, ये कितना आ जाएगा, टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, आर। ये फिर से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा, आई बात समझ में नहीं आई? ये बात क्लियर है? अब इसी हिसाब से सरफेस पे निकाल लीजिए, ये आउटसाइड के लिए, अब सरफेस पे निकाल लीजिए। अगर सरफेस पे निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर किसके बराबर, तो ई सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, आर। खत्म कहानी। आउटसाइड के लिए ई कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात समझ में आई नहीं? फटाफट नोट करिए। अब बताए, आउटसाइड वाले में कोई दिक्कत है क्या, सरफेस वाले में कोई दिक्कत है क्या, अब इनसाइड वाले पे बताएं कोई दिक्कत है क्या, क्यू इनसाइड कैसे लिया जाएगा, जितना पोर्शन है उतना ही तो लेंगे क्यू इनसाइड, वो डेंसिटी रो किसकी है, रो की है, तो डेंसिटी वहां पे रो के साथ चलना पड़ेगा, एक बार घर पे कर लेंगे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको अगर हम वन अपॉन फोर फाइव को चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ए क्यू बाई आर,
और ये हो जाएगा आपके पास के क्यू बाई कैपिटल आर। चलिए ग्राफ बनाए। सेंटर पे कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 0। तो आर यहाँ पर आपके पास कितना मिलना है, ये 0 मिलेगा। 1/0 कितना हो जाएगा। अरे सेंटर पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया, इनसाइड वाले पे पहुंचो ना फिर, सॉरी इनसाइड वाले पे आओ, ये रहा इनसाइड वाले पे। इनसाइड वाले पे आओगे तो आर की वैल्यू सेंटर पे कितनी हो जाएगी, सेंटर पे आर इक्वल टू कितना, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। सेंटर पे आइए, ई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड पर, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाना है, 0। ये बात समझ में आई नहीं है, अरे ये बात क्लियर है नहीं है, अब जरा फिर से ध्यान दो। हो गया, कहा था थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेट होंगी चीजें, जरा ध्यान दें। हमने आपके पास सॉलिड बनाया, सॉलिड स्फीयर के लिए बनाया। अब जरा एक और बात यहाँ पे सीख लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन देता है, तो वेक्टर फॉर्म निकालना भी बहुत जरूरी होता है। अब अगर मैं इनसाइड पे बात करूं, तो इनसाइड पे फॉर्मूला मेरे पास कितना हो जाएगा, इनसाइड पे फॉर्मूला हो जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ, के क्यू बाई के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये डायरेक्ट याद कर लेंगे हम, ये डायरेक्ट याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अरे डायरेक्ट याद हो पाएगा, पोटेंशियल पे नहीं निकालेंगे हम ये सारी चीजें, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि हमें बस ये सिखाना था कि जितना हमने एक छोटा सा पोर्शन का एरिया लिया है, सॉरी चार्ज लिया है, तो उसको चार्ज हम कैसे निकालते हैं, बस ये हमें सिखाना था, इसके अलावा कुछ नहीं बताना था यहाँ, इसलिए ये डेरिवेशन हुआ। अब यही चीज सेम पोटेंशियल पे आएगी, हम वहां पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वहां फॉर्मूले पे बात चल रही होगी। ये बताए, क्यू इनसाइड पे अगर बात करें तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर बाई आर क्यू। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है, याद हो जाएगा ये बात। अच्छा अब इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखो जरा, अरे वेक्टर फॉर्म पे लिखिए, वेक्टर फॉर्म पे कितना हो जाएगा, ई इनसाइड पे वेक्टर फॉर्म पे देखिए, ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर देखिए कितना बचा हुआ है मेरे पास, आर है, तो आर पे ही वेक्टर लग जाएगा, आर पे ही क्या लग जाएगा, यहाँ पर वेक्टर लग, ये वेक्टर समझ रहे ना भाई, वेक्टर का मतलब कितना होता है, मॉड ऑफ आर डॉट आर क्यू, यही तो होगा आपके पास। या फिर के क्यू पे बात कर लीजिए, ये हो जाएगा के क्यू आर भी क्या हो जाएगा वेक्टर में, अपॉन कितना, आर। क्या ये बात समझ में ही नहीं आई, क्या ये बात क्लियर है नहीं है। वेक्टर फॉर्म पे अगर मैं देखूं तो ऊपर की ऊपर क्या, यहाँ पर क्या मिला हुआ है मेरे पास, आर, तो आर किसके फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में। अगर यही चीज आउटसाइड पे आती है, आउटसाइड का फॉर्मूला मेरे पास कितना है, ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई नहीं है, यही तो फॉर्मूला है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म करो, वेक्टर फॉर्म कैसे होगा, फिर से वेक्टर लगा दे नीचे, अरे वेक्टर डिवाइड कब से होने लगा, वेक्टर डिवाइड कब से होने लगा, बिल्कुल कर सकते हो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे आपने वेक्टर में पढ़ा है कैप लगाना, कैप ही तो डायरेक्शन बनाएगा, कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, वो भी हो सकता है आर से आर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, लेकिन ये भी है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर क्या मिलेगा, कैप। आर कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। क्या बात समझ में, आर कैप इज इक्वल टू कितना होता है, फुल वेक्टर अपॉन मॉड, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक होगा फुल वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, मॉड, अपॉन में कितना, मॉड। अच्छा अब ये बताए, ये मॉड और ये आर, ये मॉड और ये आर क्या सेम है, मॉड और आर क्या ये सेम है, अरे मॉड और आर ये सेम है क्या, अरे हाँ भाई हाँ, ये दोनों क्या रहेंगे सेम। ये मॉड क्या दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड, ये आर भी क्या दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड। तो उठा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, क्या ये वेक्टर फॉर्म लिखना आया नहीं आया, अरे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है वेक्टर फॉर्म में, गलती होती है,
तो देखिए सबसे ज्यादा गलतियां इसी आउटसाइड वाले पे होंगी, इनसाइड वाले पे गलती नहीं होती है। इनसाइड वाले पे डायरेक्ट आपको पता है जो आर है आर वेक्टर लगा दो, लेकिन इनसाइड वाले पे क्या करना होगा, आर कैप हो सकता है, आर कैप नहीं है तो ये फुल वेक्टर वाला ये हो सकता है, ये नहीं है तो भाई साहब ये हो सकता है। इन तीन में कोई भी एक मिलेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है, आपसे पूछता है वेक्टर फॉर्म बताइए, तो आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी। गलती होने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताए। अरे ये समझ में आई बात या नहीं आई? ये नीचे आर है, तो नीचे हम आर नहीं लगा सकते भाई, वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता है वेक्टर। तो इसके लिए हमें आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आर कैप। आर ये डायरेक्शन दिया हमने, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाएगा, और इस आर कैप को ओपन कर दिया फुल अपॉन मॉड से, और मॉड और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड देता है, ये भी मैग्नीट्यूड देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की। क्या बात क्लियर है? लास्ट ग्राफ में, ग्राफ पे बात करें। ग्राफ पे कैसे है, ये आपके पास सॉलिड है, ये सॉलिड रहा आपके पास, और इस सॉलिड पे अगर हम देखें इस तरीके से, ये आर हो गया, ये आपके पास ई हो गया, बताएं कैसा बनेगा? हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ संडे वाला, जी जी जी। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, नहीं नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर, ठीक है। हाँ जी, अब बताएं यहां तक कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर r इक्वल टू कितना है 0, यहाँ पे r इक्वल टू कितना है r, और यहाँ पर r इक्वल टू कितना इनफाइनाइट। अरे बात समझ में आई नहीं? अब जरा बताएं, जब इनसाइड पर है, ये कौन सा इनसाइड है ना, ये इनसाइड पर है, तो E जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा स्ट्रेट। ये बात समझ में आई नहीं आई? कैसा बनेगा ये स्ट्रेट। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर R पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा सरफेस पर मैक्सिमम। उसके बाद देखिए इनसाइड आउटसाइड वाले पे, आउटसाइड पे कितना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली ऐसे चला जाएगा। अरे ये बात क्लियर भी नहीं हुई, ई इनवर्सली 1/r, और ये हो जाएगा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे ये बात समझ में आई नहीं? क्या कोई डाउट है इसमें? पहला लीनियर, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्लोप पे चला जाएगा। अरे कोई डाउट इसमें, ये आया नहीं आया? अरे ये बात क्लियर भी नहीं भी, अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से सुनिए, जल्दी करिए एक न्यूमेरिकल कराए, ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान, इनसाइड पर है, कहां पर है इनसाइड, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये चाहो तो ये लगेगा, नहीं तो कौन सा लगेगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। व्हाट इज आर, स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे ढूंढना हो, जिस पॉइंट पर ढूंढना हो उसकी डिस्टेंस। आर क्यू क्या कहलाएगा, उसका रेडियस, ठीक है। क्यू क्या कहलाएगा, आपका टोटल चार्ज, और के तो आपको पता ही, के बात समझ में नहीं। आउटसाइड पे पहुंचो जरा, आउटसाइड पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, या ये ले लो चाहे ये ले लो, तो के पता है, क्यू आपका टोटल, और आर कौन सी डिस्टेंस जहां पर वो है। अरे बात समझ में आएंगे? अगर मैं, हो गया ना ये, अगर मैं आपसे पूछूं, हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड करिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर
स्क्वायर एट आर बाई टू कॉमा आर बाई टू कॉमा जीरो, मतलब ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए। अब सॉलिड स्फीयर में इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर में इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी में है। ये आ गया मतलब मान लो आप सब निकाल ले जाओगे, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। तो सॉलिड स्फीयर है और ये तो आपके पास एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इस कोऑर्डिनेट पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मुझे सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा ये इनसाइड है या आउटसाइड है? क्या मुझे सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा ये इनसाइड है या फिर आउटसाइड? क्यों? अगर इनसाइड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इनसाइड वाला, और अगर ये आउटसाइड है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अरे बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात क्लियर है? अब ये कैसे निकलेगा समझो, इसके लिए जरा ध्यान दो। हम इसको आर वेक्टर मान लें। अब आपने वेक्टर पढ़ा है, आर बाई टू कहाँ जाएगा, आई के, प्लस आर बाई टू कहाँ जाएगा, जे के, प्लस जीरो का कितना हो जाएगा, के। ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है नहीं है? हमने इसका क्या किया, पोजीशन वेक्टर लगा दिया। तो पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, आर बाई टू आई कैप प्लस आर बाई टू जे कैप प्लस आर कितना हो जाएगा, जीरो की। अरे एक डाउट कोई? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालना मतलब क्या निकालना है? अरे मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब क्या निकालना है? हमें पता है मॉड तो पता ही है क्या होता है, हमें ये पता है ना मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या निकालना है। अरे मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है मतलब स्केलर क्वांटिटी में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके लिए प्रोसेस कौन सा रहेगा, मॉड का। अब आपका क्वेश्चन सही था कि आपका आंसर सही था, मॉड निकालना। पहले ये तो सीखिए मॉड निकाला ही क्यों जा रहा है। मॉड इसलिए निकाला जा रहा है ताकि मुझे डिस्टेंस पता चले, और डिस्टेंस कैसी वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं इसको अगर डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालनी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मॉड। अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर बाई टू का प्लस हो जाएगा जीरो का। अरे ये बात समझ में ये नहीं आई? अब जरा सॉल्व करिए, इससे कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट टू इंटू कितना हो जाएगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर। आर बाई टू बाहर हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, रूट टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू इंटू रूट टू, ऊपर कितना, रूट टू, कैंसिल आउट, कितना बचा मेरे पास, आर बाई रूट। अरे हाँ या ना? और जो सॉलिड स्फीयर था मेरे पास, वो सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस थी वो कितनी थी, आर। अब मुझे बताओ आर बड़ा या आर बाई रूट टू बड़ा, आर बड़ा या आर बाई रूट टू बड़ा, आर बड़ा ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, इनसाइड। बात समझ में ही नहीं आई? इसका मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया, इनसाइड का पॉइंट हो गया। क्या बात क्लियर है? अरे कोई डाउट इसमें? अरे समझ में आई बात ही नहीं आई? पहले हमने क्या निकाला, आर वेक्टर निकाला, ये एक्स एक्सिस पर है तो आई कैप, ये वाई एक्सिस पर है तो जे कैप, और वहां तो के वाले में कुछ था ही नहीं। फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट कर दीजिए, जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो के का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। वही उसका क्या कहलाता है, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या कहलाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही तो हमें मिला, यही तो स्केलर वैल्यू मिली हमें। तो डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से, आर बाई रूट टू, और आर बाई रूट टू आर से बड़ी है छोटी, तेज हो जाएगा छोटी। तो मतलब ये किसके लिए आ रहा है, इनसाइड के। अब इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना था। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू। क्या यही था, नहीं था? अब देखो के क्यू बाई आर क्यूब ये रहेगा, आर वेक्टर हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना, आर बाई टू आई कैप प्लस आर बाई टू, खत्म कर लीजिए, हो गया ये, इतना ही तो काम है बस। आई बात समझ में नहीं आई? इतनी सी बात थी बस। अगर ये आउटसाइड होता तो कौन सा फॉर्मूला लेते, के क्यू बाई आर क्यू, आर वेक्टर आर क्यू, के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यू, बस खत्म, आर वेक्टर लगा लेते।
अरे न्यूमेरिकल आया नहीं आया, कहने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में बात आई या नहीं आई। आर वेक्टर क्या दिया, उस पॉइंट की पोजीशन का वेक्टर, यही तो है मेरे पास। ठीक, अब आप चाहो और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ये बात समझ में ही नहीं आई। आर कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, के कांस्टेंट रहेगा, बाकी ये रहेगा। अरे नहीं आई ये न्यूमेरिकल, अरे आया नहीं आया, इनसाइड पे आया। पहले हमने प्रूफ किया कि इनसाइड पे है या नहीं है, चेक किया इनसाइड पर आ गया, तो जैसे ही इनसाइड पे आ गया तुरंत हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया इनसाइड, और जिस पोजीशन पे चाहिए उसका वेक्टर बना दिया, उसका वेक्टर बना करके इनसाइड पे निकाला। अरे ये बात क्लियर है, टफ है नहीं। लास्ट टॉपिक एक और आ जाइए, वो सिलेंडर वाला जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर आउटसाइड होगा तो आउटसाइड पे निकालने जाएंगे ना भाई, ऐसे ही अगर आउटसाइड पे हो तो आउटसाइड को निकल जाएगा। अब आउटसाइड वाले पे आएगा नहीं, आउटसाइड वाला आपका आपके पास आएगा तो इन्हीं साइड आ सकता है, आउटसाइड के लिए प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो देंगे नहीं। आपको इसमें मिलेगा तो इनसाइड ही मिलेगा, और ये भी मिल सकता है कि सिंगल पॉइंट पे मिल सकता है। बात समझ रहे हैं, आपका ये डबल पॉइंट पे हमने दिया है, हो सकता है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे मिले, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं। सिंगल पॉइंट मिलेगा, r/2 मिला सपोज मानो, सिंगल पॉइंट वो कहेगा कि बताओ r/2 पे बताओ, r/2 आई कैप ही तो हुआ, और हमें पता है कि r/2 r से क्या है, छोटा है, यही तो फॉर्मूला लिखा जाएगा। r वेक्टर की जगह किसको लिख देंगे हम, r/2 आई कैप, खत्म था, इतनी सी बात। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बात समझ में आई नहीं है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करवाएगा, उसको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद है नहीं है, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा, या तो ग्राफ पूछ देगा, या तो इस तरीके से पूछ देगा कि r/2 पे बताओ, r/4 पे बताओ, r/6 पे बताओ, हो सकता है आउटसाइड पे भी ले जाए, तो बस परेशान ना होना, जहां जहां r है स्मॉल r, वहां वहां इसको पटकते हुए चले जाना, बस खत्म करना। बात समझ में आई नहीं आई, उसके बाद आपका फॉर्मूला तैयार। क्या बात क्लियर है नहीं है? चलिए आइए एक और, अब एक और टॉपिक जो हमने पहले छोड़ दिया था, अब कराने जा रहे हैं। ये आया नहीं आया, इनसाइड आउटसाइड समझ में आ गया, ठीक, कैसे ग्राफ बनता है ये क्लियर हो गई ये बात। आइए लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपने 11th में देखा होगा, मेरे पास जो एंगल होता है, अब एंगल पे आ गए, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करेंगे। एंगल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास कौन सा, प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल, और एक बनता है कैसा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपने 11th में वो डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, उसमें आपने सात जो थे वो कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी थी, याद है, जिसमें करंट वगैरह भी था, है ना, और दो क्या थे, सप्लीमेंट थे। कौन कौन से सप्लीमेंट थे वो, रेडियन और स्टेरेडियन, वो यही है। प्लेन एंगल का जो आपके पास यूनिट मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, और जो सॉलिड एंगल पे मिलेगा उसे क्या बोलते हैं हम, स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक रेडियन हो गया और वो क्या हो गया, स्टेरेडियन। हमेशा याद रखिएगा, प्लेन एंगल जो बनता है वो हमेशा 2D के लिए बनता है, और जो सॉलिड एंगल बनता है वो हमेशा किसके लिए, 3D के लिए बनता है। ये बात क्लियर है नहीं है? प्लेन एंगल कैसे बनाते हैं, देखिए मेरे पास सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक, मैं यहां से देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कैसे देखूंगा इसको, मैं देखूंगा यहां से, एक लाइन में यहां से इस एंड से लेके जाऊंगा, और एक लाइन इस एंड से यहां लेके जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ऐसी तो मैं देखूंगा, मेरे पास अगर ये पूरा रॉड है, तो मैं, ये क्या है, प्लेन ही तो है, तो ये प्लेन है मतलब 2D बना हुआ है, तो अब मुझे अगर देखना है तो मैं इस एंड पे और इस एंड पे देखूंगा, ये एंड और ये एंड, ये एंड मेरे आईज पर जितना एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका प्लेन एंगल कहलाएगा। क्या बात समझ में नहीं आई? ये जो ऑब्जेक्ट मेरी आईज पे जितना एंगल बनाएगा इसी को मैं क्या बोलूंगा, प्लेन है। तो एंगल कैसे निकाला जाता है भाई? हाँ बिल्कुल, हम क्या करते थे बचपन में, यहां से हम लेकर के एक आर्क कट करते थे, याद आया, जब आर्क कट करते थे तो ये जो आर्क कट होता था ये आर्क,
और ये वाला आर, ये हमेशा क्या रहता था, सेम। ये आर क्या रहेगा, सेम। और इसकी ये जो आपके पास आर्क है, इसको हमने क्या मान लिया, एस। और ये एंगल कितना मान लेते हैं हम, थीटा। तो फॉर्मूला किसका यूज होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या ये बात समझ में नहीं आई? एंगल कितना हो गया, थीटा, आर्क हो गया एस, बाई कितना, आर। क्या यही प्लेन एंगल है? और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसी को हम क्या बोल देंगे, अरे ये बात समझ में नहीं है, अरे ये बात क्लियर है नहीं है? तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एस बाई आर। अच्छा, इसकी यूनिट बताओ। इसकी यूनिट मीटर है, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा, मीटर। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ठीक है। और यूनिट कितना बोल देते हैं हम, रेडियन। ये बात समझ में आई नहीं है? ये आपके पास कौन सा एंगल है, 2D एंगल। कैसा एंगल है, 2D एंगल। प्लेन एंगल है, 2D एंगल है। तो एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू एस बाई। ठीक, बेसिक मैथ हुआ नहीं हुआ? तो 1 रेडियन क्या होता है, अरे बताया होगा। 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है, जब आर्क की लेंथ, जब आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो, जब आर्क जो हो, आर्क की वैल्यू जो, अगर आर्क, सॉरी, ये जो आर्क है इसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो, तो वो एंगल जो कवर करेगा उसे क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अगर ये 2 टाइम्स ऑफ आर हो, ये कितना हो, एस कितना हो जाए, देखो एस इज इक्वल टू अगर आर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, एस बाई आर, वैल्यू कितनी, 1। इसे बोलते हैं 1 रेडियन। अगर आपके पास आर कितना हो जाए, 2r के बराबर हो, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल आउट, इसे क्या बोलेंगे, 2 रेडियन। अगर यही आर्क कितना हो, 3r बाई आर हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अरे बात समझ में ही नहीं आई। ये आर्क पे डिपेंड करता है कि आर्क की लेंथ कितनी है। अगर आर्क की लेंथ आपके रेडियस के बराबर है तो वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 1 रेडियन। और अगर डबल है तो कितना, 2 रेडियन। ट्रिपल है तो कितना, 3 रेडियन। ऐसे चलता रहता है। ये बात समझ में ही नहीं है? इसमें कहीं कोई डाउट है क्या? तो ये याद रखो, आर्क अपॉन लेंथ, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये बात समझ। अब आते हैं सॉलिड। सॉलिड में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सॉलिड आपको सिखा रहे हैं बस। जैसे हमारा वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन को जब आप कट करते हो, तो जब कट करके जब निकालते हो तो एक कोन निकलता है, ध्यान दिया आपने, वो क्या निकलेगा, एक कोन निकलता है। अब वो कोन के पॉइंट को ध्यान दो और इस पॉइंट पे ध्यान दो। तो ये कोन जो इस वाले सरफेस पर जितना एंगल बनाएगा, इसी को मैं क्या बोलता हूं, सॉलिड एंगल। इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अरे बात समझ में आई नहीं है? एक सिंपल सा और तरीका सुनो। सपोज मानो मेरे पास यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जैसे पैनल है, और मैं यहां से देखने की कोशिश कर, तो अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो देखिए, एक मुझे लाइन यहां ड्रॉ करनी होगी, एक इस कॉर्नर में करनी होगी, एक इस कॉर्नर में करनी होगी, एक इस कॉर्नर में करनी, क्या बात समझ में आई है? तभी तो एंगल बनेगा। अगर आप गौर से देखो, ये वाला पॉइंट आपकी आई में जा रहा होगा, फिर यहां से एक लाइन जा रही होगी, फिर यहां से एक लाइन जाएगी, यहां से एक लाइन जाएगी, तो आपके पास कितनी लाइन गई, 4। 2 ऐसे और 2 ऐसे। बात समझ में आई? अगर मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं, मैं आर्क कट करने की कोशिश करूं, तो क्या यहां पर जब आर्क कट होगा, मान लो यहां पर हमने क्या कट कर दिया, आर्क। अगर यहाँ पे आर्क कट होगा तो क्या बताओ, ये चारों की चारों लाइनें कट हो पाएंगी क्या? ये जरा सोच के बताओ। अरे 2 लाइन ऐसे आ रही है और 2 लाइन ऐसे जा रही है, तो जब आप सेंटर से आर्क बनाओगे, या तो ऊपर की 2 लाइन कट होंगी या नीचे की 2 लाइनें कट होंगी। क्या बात समझ में आई? क्या चारों लाइनें कट हो रही होंगी? नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके, क्या बात समझ में ही नहीं आई? मैं फिर से देख रहा हूँ, सॉलिड एंगल समझ लीजिए जरा। सॉलिड एंगल क्या, अगर आप वाटरमेलन ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए इस तरीके से वाटरमेलन यहाँ पे कट किया है, इस तरीके से, ये सेंटर से ये जो बना हुआ एंगल है, ये यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है, ये इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? और इसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा। अरे ये बात क्लियर है नहीं? ये कौन सा है, 3D।
तो ऊपर की दो लाइनें नीचे की दो लाइनें आपस में कट कर पाएंगी क्या? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास सरफेस है इसी सरफेस को मैं यहां ले आता हूं, यही सरफेस मैं यहां ले आ रहा हूं। ये सरफेस को प्लेस मैंने कहां कर दिया, इस वाली पोजीशन पे सरफेस को प्लेस कर दिया। अब जरा यहां से देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी r ही होगी। अरे इसी को हम बिल्कुल पास में ले आए आपके आंखों के सामने। तो अभी जो डिस्टेंस है आपको देखोगे सेंटर से, इन सब की डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर। हमने यहाँ पर दो लाइनें थी तो आर कट किया था, और जब 3D है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ही लिखा है। बात क्लियर हो गई। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आर 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 और अब एंगल बताओ, एंगल कितना हो जाएगा। एंगल अगर देखो यहाँ ये एंगल हो गया सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर क्या कट हुआ था, यहाँ तो पूरा सरफेस उठा लाए हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एरिया अपॉन कितना, रेडियस। क्या ये बात समझ में ही नहीं आई? सॉलिड एंगल में कितना होगा, एरिया अपॉन, अरे एरिया ही तो लाएंगे, आर्क कट ही नहीं हो पाएगा। अगर आर्क कट करेंगे तो ऊपर की दो कट होंगे, नीचे रह जाएगी, नीचे की दो कट होंगी तो आर्क की जगह हम क्या उठा लाएंगे, पूरा का पूरा सरफेस उठा लाएंगे। तो ये आपको कितना हो गया, एरिया अपॉन रेडियस। अब देखिए एरिया का यूनिट कितना होगा, मीटर स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको मीटर मिल रहा है, डायमेंशन में क्या मिल रहा है आपको, मीटर। और जबकि होना कैसा चाहिए था, तो हमें डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए मुझे यहाँ पर रेडियस का, तभी यहाँ पर क्या होगा, मीटर। आई बात समझ में। और यही सॉलिड एंगल का वो है, फॉर्मूला है, क्या है आपके पास, एरिया अपॉन रेडियस। बस क्या ये बात समझ में आई नहीं है, क्या बात क्लियर हुई नहीं हुई? सॉलिड एंगल समझ में आया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और प्लेन एंगल कितना, आर्क अपॉन रेडियस। अरे ये बात समझ में आएंगे, क्यों रेडियस का स्क्वायर, डायमेंशन लेस करने के लिए, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर, रेडियस करते तो सिर्फ क्या आता, मीटर, 1 मीटर बचता ना भाई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर स्क्वायर लाना। तो स्क्वायर आपके पास लाए तो मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, सॉलिड। तो ये बात क्लियर है नहीं है, अरे ये बात समझ में ही नहीं आई। और इसमें दिमाग मत लगाओ कि हमें ये चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा इसमें दिमाग मत लगाइए। सिंपल सी बात, प्लेन है, मैं आर्क कट कर सकता हूं, तो सेम डिस्टेंस पे आर्क कट हो सकता है, तो रेडियस मेरे पास सेम मिलेगी। बात क्लियर है, तो सेम रेडियस मिलेगी तो फॉर्मूला हो जाएगा आर्क बाई रेडियस। यहां मैं आर्क कट करूंगा, R1 R2 R3 R4 मिलेगा। अरे भाई कौन सी रेडियस लूंगा मैं, मुझे रेडियस क्या चाहिए, सेम। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लिया जाता है, पूरा ही सरफेस उठा के पटक दिया जाएगा। जब पूरा सरफेस ही पटक देंगे तो अब रेडियस देखो सेम है, अब रेडियस की वैल्यू क्लियर होगी। लेकिन यहाँ क्या मिला मुझे, एरिया रखना पड़ा, तो एरिया बाई रेडियस हो गया। और एरिया कितना, मीटर स्क्वायर, रेडियस भी कितना होना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर लेंगे तो एरिया बाई कितना हो जाएगा, आर। अरे ये बात क्लियर है नहीं है? 2D एंगल कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन आर। इतनी आसान चीजें नहीं है ये, और बाईपास कर नहीं सकते। दिमाग में बैठा लो सारी चीजें, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और 2D एंगल प्लेन एंगल कितना कहलाएगा आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस। डायमेंशन लेस होनी चाहिए दोनों, यूनिट तो हम लिख देते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन।
क्यों एरिया लेके आए आगे, क्यों एरिया लेके आए हैं आगे, ताकि रेडियस बराबर हो पाए बस। और जो आर्क काटा था वो भी इसीलिए तो काटा था, ताकि रेडियस हमारा क्या हो पाए, बराबर हो। सॉलिड है तो सॉलिड में 4 लाइनें मिलेंगी, हम आर्क कट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम सीधे सीधे एरिया ही पटक देंगे ना। और उस साइड में हम 2 हैं तो वहां पे आर्क कट कर सकते हैं। ये कहानी है। हो गया, सुनो, करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। सुनो, एंगल कवर बाय रिंग एट इट्स सेंटर। रिंग 2D है 3D है, रिंग 2D है 3D है, 2D है ना। और अब हमसे पूछा गया है कि ये मेरे पास अगर रिंग है, ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, ये रिंग है भाई, रिंग है, रेडियस मान लेते हैं इसकी कितनी है, आर। अब बताओ सेंटर पे इसे कितना एंगल बनाएगी, ये रिंग सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। 2D एंगल है, 2D एंगल का कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन, ये बात समझ में ही नहीं आई, व्हाट इज द आर्क, ये पूरा आर्क ही तो है ये पूरा आर्क क्या है, इसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा, कितना कहलाएगा सरकमफ्रेंस, 2 पाई अपॉन रेडियस कितना है, तो एंगल कितना हो गया, यही तो लिखते हो हमेशा, एक रिंग हमेशा कितना सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करती है। आई बात समझ में नहीं, एक मिनट, अगर यही चीज मैं कहूं, एंगल कवर बाई सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर, जो भी आप कहें, सॉलिड स्फीयर एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, ये मेरे पास है और ये सॉलिड है भाई, ये कैसा है, सॉलिड है, इस तरीके से ये सॉलिड स्फीयर है, और इसका भी रेडियस कितना है, आर है, 2D 3D, 3D हो ना, ये हो गया 3D, 3D के लिए एंगल कितना सेंटर पर, सिग्मा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्लियर है, एरिया कितना होगा अपॉन रेडियस का स्क्वायर, आया नहीं है, तो सॉलिड स्फीयर कितना एंगल बनाता है, 4 पाई, और रिंग कितना बनाता है 2। अब बात क्लियर भी नहीं हुई, अब बात समझ में आई नहीं आई। आप याद रखो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो ना, वो 4 पाई क्यों आया, वो सॉलिड है, चार्ज को हमने सॉलिड माना है, इसलिए वो कितना एंगल बना रहा है अपने चारों तरफ, 4 पाई। अरे बात समझ में ये नहीं आई, अब क्लियर हुआ ये सॉलिड एंगल और आपका प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्लियर हुआ। अब सोचिए एक वो सिलेंडर के न्यूमेरिकल के लिए हमें कितना दौड़ना पड़ रहा है, कहां कहां से हमें बातें उठा के लानी पड़ी। अब फिर से हम पूछ रहे हैं, अगर ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल समझ में आया नहीं आया, ये बात क्लियर हो गई ना कैसे होगा, रिंग है तो क्या है 2D है, और स्फीयर है तो क्या है 4D, 4D कहां से आ गया, 3D है, हाँ तो 4D में चलेगा, 3D है, तो 3D है अगर आपके पास तो कितना होगा, एरिया बाई रेडियस का, और वो कितना हो जाएगा आपका, आर्क अपॉन रेडियस, तो रिंग बनाएगा 2 पाई, स्फीयर कितना बनाएगा आपका 4। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़े।
चले स्टार्ट करें। अरे ये बात बिल्कुल क्लियर है नहीं है? फिर से हम पूछ रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है भाई? क्योंकि आगे चल के फिर एक स्टेप और आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। लास्ट चल रहा है, बिल्कुल लास्ट, मतलब 99% खत्म हो गया है, 1% बचा है आपका। आ जाइए भाई, तो फिर आ जाइए। हो गया नहीं वो बचा है? हो गया। तो देखिए, एंगल मेड बाई बेस ऑफ कोन एट सेंटर कितना बनता है? एंगल मेड बाई बेस ऑफ कोन एट सेंटर, समझ लीजिए ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो ये सेंटर है, इसको जरा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक क्या रखा है, एक कोन रखा है। कोन समझ गया ना भाई? और यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक, ये डिस्टेंस कितनी मान ली? आर। और हाँ जी, यहां से अगर देखिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। यहाँ एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये कोन ही तो है। अब वो बस ये कह रहा है कि ये जो कोन का बेस है, ये जो कोन का बेस है, ये सेंटर में बताओ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो परेशान ना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला सुनो। ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बनेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा कौन सा? ये हाफ वाला एंगल, ये हाफ वाला एंगल, ये थीटा एंगल। और ये मिलेगा, ये एंगल आपको मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको। बस फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई नहीं? 2 पाई 1 माइनस कॉस। इसमें कोई डाउट है क्या? ये क्या है? कोन का बेस है। ये कोन का बेस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा? डायरेक्ट याद रखना, 2 पाई 1 माइनस कॉस। ये वही सिलेंडर वाले का फॉर्मूला भी है, वही सिलेंडर वाले का फॉर्मूला भी है ये। जल्दी फटाफट करिए, टाइम होता जा रहा है। लिखते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ring placed on the surface of solid sphere, फटाफट फटाफट करिएगा, यहीं से बस इसके बाद सीधे आपको वो मिल जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर पे एक चार्ज रखा है प्लस का Q, और यहां पर ये रिंग है। कितना फ्लक्स पास होगा? सॉलिड स्फीयर है, उसके सरफेस पे हमने एक रिंग रख दिया। ये बात इमेजिनेशन हो रही है, नहीं हो रही है? एक सॉलिड स्फीयर है और सरफेस पे हमने क्या रख दिया? एक रिंग रख दिया, कोई भी एक रिंग है। हम उस और सेंटर पे कितना रख दिया? प्लस का Q चार्ज है ना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्फीयर हो गया है आपके पास, और सेंटर पे कितना चार्ज रख दिया हमने? Q। और अब यहाँ पर हमने क्या है, ये आपके पास क्या है? रिंग है। तो रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें बताना है। ये स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पे मैंने एक रिंग रख दिया है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग which is placed on the sphere, on the sphere। क्या बात बता सकते हैं? कैसे निकालेंगे? बताएं बताएं बताएं। अच्छा बताएं, पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा है? 4 पाई। पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा है? ये बात समझ में ही नहीं आई। पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा है? 4 पाई अगर एंगल बन रहा है तो इसका फ्लक्स कितना बन रहा है? पूरे में से फ्लक्स कितना जा रहा है? Q बाई एप्सिलॉन। आइए, समझ में नहीं आया? अरे ये बात क्लियर है? अरे ये क्या है आपके पास? ये 3D ऑब्जेक्ट है ना भाई,
अब 3D ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 4 पाई, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 4 पाई, और 4 पाई अगर ये एंगल बना रहा है और ये क्लोज सरफेस है तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। अरे बात समझ में नहीं आई, फ्लक्स कितना पास होगा Q बाई, अरे कोई डाउट इसमें, बात क्लियर है। अच्छा मैं अगर एंगल करूं 1 रेडियन करूं, अब बताएं फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन 4 पाई। अरे बात समझ में आई नहीं आई, अरे बात क्लियर हुई नहीं हुई, इसमें कहीं कोई डाउट है क्या, नहीं। और अब हमें कितने से निकालना है, इतने से ही तो निकालना है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कितना सिग्मा। क्या बात क्लियर है, तो ये सिग्मा के कारण निकालो जरा, सिग्मा के कारण कितना निकलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा। अरे आई बात समझ, और सिग्मा की वैल्यू कितनी लिखोगे भाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है, 2 पाई से ये कैंसिल, कितनी बार 2 बार, तो जाएगा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताए समझ में आई बात, क्या ये बात समझ में आई अब नहीं है, हाँ गंगा भैया, हाँ बस 2 मिनट खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई, अभी भी कोई डाउट है इसमें नहीं है, अरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड है ये हम मान रहे हैं, लेकिन क्या बात समझ में आई या नहीं आई, सॉलिड एंगल समझ में आया, पहले ये बताओ सॉलिड एंगल कितना होगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्लियर हुआ। फिर हमने आपको ये बता दिया कि अगर कोई भी कोन में रखता हूं, कोन का बेस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो वो बना देगा कितना 2 पाई 1 माइनस, ये बात समझना ही नहीं, ये तो रट मारना है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर मैं इस पे देखूं, ये मैंने एक रिंग बनाया, तो ये रिंग भी तो किसकी तरह बिहेव करेगा, कोन के बेस की तरह ही तो बिहेव करेगा। तो अगर अब फ्लक्स निकालना है तो इस पूरे से फ्लक्स कितना निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन, पूरे से फ्लक्स कितना निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन, तो ये पूरा कितना एंगल बनाता है सेंटर पे 4 पाई, तो अगर मैं एक के कारण बनाऊं तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 4, और अब ये एंगल कितना बना रहा है, ये सिग्मा ही तो एंगल बना रहा है सॉलिड एंगल, तो ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, वैल्यू जो कट पिट नहीं हो कट पिट, आया नहीं है ये बात, अरे अभी भी नहीं आई, न्यूटन ना बनो, जो चल रहा है उसी पे गौर करो, कि अगर मेरे पास कोन है और कहां पर रखा है, ये एक आपका 3D ऑब्जेक्ट में है, तो एंगल कितना बनाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, बस हो गया, इससे ज्यादा कोई न्यूटन गिरी नहीं इसमें, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई। उसके बाद अगर मैं रिंग रख रहा हूं तो वो रिंग भी तो कोन की तरह बिहेव करेगा, वो रिंग भी किसकी तरह बिहेव करेगा कोन की तरह, तो वहां पर भी तो एंगल आपके पास यही बनेगा। तो पहले पूरे स्फीयर से निकाला, पूरे स्फीयर से कितना निकला, वो निकला 4 पाई एंगल पर कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने एक सिंगल उस पे बनाया, सिंगल एंगल पे बनाया, यूनिट एंगल पे बनाया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इस पे बना लिया, ये कौन सा एंगल है सॉलिड एंगल, जो कौन बना रहा है, ये रिंग बना रहा है, कहां पर सेंटर पर, तो इसके लिए बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना उतना, ये आपके पास भी। अब एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वही अलग करवा नहीं है, आप याद रखना, ये सिलेंडर वाले में आपने देखा होगा, यही तो सिलेंडर आपका क्वेश्चन है, चार्ज यहाँ कहीं रखा होगा प्लस का Q, ये बात समझ में ये नहीं आई, चार्ज ही तो रखा होगा, अब यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दो, तो भाई ये कौन बना नहीं बना, ये कौन बना नहीं बना, कौन बन गया ना भाई, जब कौन बन गया तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, यही तो हो जाएगा आपके पास 2 पाई 1 माइनस, आप देखो ये लेंथ अगर और ये लेंथ मिल गई बाय चांस, अब पता नहीं इसमें मिली नहीं मिली है, ये लेंथ ये लेंथ मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, एंगल मिल गया आपको, मिला एंगल, और कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्लक्स निकालना बताए रखे हैं। आई बात समझ में नहीं आई, ना हो कल हम फिर से यहीं से स्टार्ट करवा देंगे, बस यही आपका टॉपिक है, पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका, जितने भी डाउट हो कैसे भी डाउट हो कल ले आइए, कल खत्म कर दें, ताकि संडे को आपको टेस्ट, कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा, या कोई एक ऐसा टॉपिक जो नहीं हो रहा है, वो कल आप ले आइए, कल हम उसको पूरे को रिपीट मारते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो,
चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक नहीं बताओगे तो आगे बढ़ा देंगे। चलो फिर ऐसा कर लेते हैं, कल फिर एक छोटा सा रिवीजन मार देते हैं, छोटा सा रिवीजन मार देते हैं। कहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक छोटा सा रिवीजन मार देते हैं, ठीक है। चलिए उसमें लिखेंगे कुछ नहीं, वो फटाफट फटाफट उसको करते हुए चलिए, और जिसके डाउट हो वो भी कर दो, ताकि आपको ठंडी का पेपर भी चले। यहाँ तक बना, कोई डाउट तो नहीं किसी में? सॉलिड एंगल समझ में आ गया ना? सॉलिड एंगल के बाद सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया। इनसाइड हो आउटसाइड हो कैसे निकाला जाएगा? कोई पॉइंट अगर आपको मिलता है तो उस पॉइंट पे कैसे निकाला जाएगा, ये बात क्लियर है? ये देखिए, ये लास्ट पॉइंट था, तो लास्ट में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हमने बचा के रखे थे, जो हम लास्ट में हम बताएं। ये प्लस क्या है उसी क्या बताते, लेकिन हमें लग रहा था उस टाइम पे आप परेशान हो जाओगे, इसलिए आज ये कदम करें। आगे तो बाईपास करके कोई मतलब बनेगा नहीं, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन वो इजी है। अब आपको हमेशा यही वाला एंगल तो फाइंड करना है प्लस के लिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा क्या सा मिल जाएगा, ये थीटा की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, आगे इसके साथ रखो आपके पास मिल जाएगा। ये होलो सिलेंडर है, चार्ज क्यों विजिट इज पाई है ठीक है।